हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और आपको पता है ईद दृष्टि नवत्र की जो हिंदी की मासिक पत्रिका आती है करंट अफेयर से रिलेटेड, वो पत्रिका से हम करंट अफेयर जो है कौन से मंथ मई का, यानी कि मई माह का जो करंट अफेयर है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। और इसके बाद जब जून की पत्रिका आ जाएगी तो हम उसका भी करंट अफेयर यहाँ पर पूरा करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डेटा थ्रेट रिपोर्ट। ठीक है, तो डेटा थ्रेट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो यहाँ पर पूरा इसके बारे में लिखा है। देखिए, ये जो है थेल्स के द्वारा जारी की गई 18 अप्रैल 2023 को। शीर्षक इसका था 2023 थेल्स डेटा थ्रेट रिपोर्ट। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट 451 अनुसंधान सर्वेक्षण पर आधारित है। ये सर्वेक्षण लगभग 3000 विशेषज्ञ लोगों के द्वारा किया गया। इस सर्वेक्षण में 18 देशों को आच्छादित किया गया। इसमें यूएसए, यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया देश आदि शामिल थे। ये सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर 2022 में किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चला, ये सब इसमें देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 महीनों में रैंसमवेयर हमलों में भारत और विश्व के स्तर पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। रैंसमवेयर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर 48% आईटी पेशेवरों ने रैंसमवेयर हमलों में वृद्धि का उल्लेख किया है। आंकड़ा भारत में 52% है, जबकि 22% संगठनों में रैंसमवेयर हमलों में वृद्धि का उल्लेख है। रिपोर्ट में साइबर हमलों से रिलेटेड है ये, ठीक है, याद रखना। साइबर हमलों में प्राथमिक लक्ष्य के रूप में क्लाउड संपत्ति और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की पहचान की गई है। और ये जो खतरे वाले क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो ऐप है 28% इसमें ये जो सांस ऐप और क्लाउड आधारित स्टोरेज है, क्लाउड होस्टेज ऐप है और क्लाउड इंफ्रा मैनेजमेंट, ये खतरे वाले सबसे ज़्यादा खतरे वाले क्षेत्र हैं। भारत में कौन कौन सी डिवाइस जो है वो खतरे में है, तो आईओटी डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइड है 53% खतरे में, सबसे ज़्यादा खतरे में। फिर क्लाउड आधारित स्टोरेज और सांस जो ऐप है वो जो है 40%। तो यहाँ पर जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड ये है, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें दी हुई है पूरा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है डेटा थ्रेट, डेटा माने जो हम डेटा अपने कंप्यूटर पे डालते हैं। थ्रेट क्या होता है, थ्रेट होता है कि जो उसमें वायरस वगैरह आ जाता है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये किसने जारी की, ये थेल्स के द्वारा जारी की गई, इसको याद कर लेना। इसके आगे अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के बारे में बात की जा रही है। तो ये जारी किसके द्वारा की गई, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा 19 अप्रैल 2023 को। 8 बिलियन लाइव्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, द केस फॉर राइट एंड चॉइस, ठीक है, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा है। और ये जो है यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन है वो आपको बता दे रहे हैं कि इसके अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश 2023 में कौन हो गया है, कौन बन जाएगा। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये पता है भारत हो गया है। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी निकला था एक बार। तो स्टेट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में है कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होने वाली है। अब यहाँ पर देखो पूरा लिखा है कि भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और चीन दूसरे स्थान पर होगा, जबकि यूएसए तीसरे स्थान पर रहेगा। तो यहाँ पर पूरा ये लिखा हुआ है। ठीक है, भारत की जनसंख्या इतने करोड़ और चीन की इतने करोड़, थोड़ा ही अंतर है। और ये पूरा लिखा हुआ है। 15 से 64 वर्ष के लोगों की उम्र कितनी जनसंख्या है, यहाँ 68 है या 69 है। 65 प्लस लोगों की यहाँ 7% या 14% है चीन में, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और पूरे विश्व की जनसंख्या यहाँ पे 804.50 करोड़ है। ठीक है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में 29 लाख अधिक होगी। ठीक है, इतना है। नवंबर 2022 में विश्व की आबादी 800 करोड़ पार कर गई है। भारत की जीवन प्रत्याशा 72.5 वर्ष अनुमानित की गई है, यानी कि ऑन एन एवरेज व्यक्ति जो है 72 वर्ष के लगभग जिएगा। ये है क्योंकि पुरुष जो है 71 वर्ष जिएगा और महिला 74 वर्ष, ऑन एन एवरेज ही कहा गया है ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा लिखा है कि 2050 तक वैश्विक आबादी दर में अनुमानित वृद्धि में आधे से अधिक 8 देशों में ये होगी। ये देश इनमें हैं, इनमें ज़्यादा वृद्धि होगी। तो किस किस में है, देखो ये लिखिए किन किन देशों में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। 8 देश है, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य मिस्र और इथियोपिया। इन देशों में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि 2050 तक मानी जा रही है। ठीक है,
तो ये जनसंख्या से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डाटा जो है पढ़ लीजिएगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में है कि क्या है इससे संबंधित। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, इसको पूरा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये इसने जारी की है, तो किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व विकास रिपोर्ट, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई 25 अप्रैल 2023 को। इसकी थीम थी माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज़ एंड सोसाइटीज़। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और ये पूरा यहाँ पर पूरा परसेंटेज दिया है कि ये देखो, इकोनॉमिक माइग्रेंट 28% है, रिफ्यूजी 15%, रिफ्यूजी 5%, ऐसे ये लिखा हुआ है। उच्च आय वाले देश के लिए 40% के अंतर्गत ये है, और ये इनका गोल है। देखो यहाँ पर पूरा मैं आपको बता दूँ, ये 3 पार्ट में इसको इन्होंने डिवाइड किया। ये इनका है, ये इसका इससे रिलेटेड है, और ये इससे। ठीक है, निम्न और मध्यम आय वाले 43%, तो इकोनॉमिकली जो है वो 28% माइग्रेंट है, रिफ्यूजी 15%। तो ये पूरा यहाँ पे डाटा दिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रवासन एक विकास की चुनौती है। माइग्रेशन जो लोग करते हैं एक देश से दूसरे देश, ठीक है, उनमें से ये लिखा है विश्व के लगभग 184 मिलियन लोग, विश्व की जनसंख्या का 2.3% अपने 3% लोग हैं अपनी राष्ट्रीयता वाले देश से बाहर रहते हैं। ठीक है, अब जैसे भारत की नागरिकता है किसी के पास, लेकिन वो बाहर रह रहा है, जिसमें 37 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं, और उसमें से लगभग 43% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैं लोग। ठीक है, देश वाले मतलब आय वाले देशों में लोग हैं। इस चीज़ को यहाँ पे दिया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि माइग्रेंट कितने माइग्रेशन होती है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार माइग्रेशन और रिफ्यूजीज़ जो हैं ये क्या क्या इनकी वजह से क्या चेंज आ रहे हैं जीवन में, इसको लेकर है, मतलब हमारे विकास को लेकर। इसके अनुसार प्रवासियों को कभी कभी विदेशी के रूप में भी परिभाषित कर दिया जाता है जब वो दूसरे देश में रहने जाते हैं। भले वो प्रवासी हों, वह हमेशा के लिए रहने गए हों, लेकिन हम लोग यही कहेंगे विदेशी हैं। सभी आय स्तर पर तेज़ी से जनसांख्यिकी परिवर्तन देशों के लिए प्रवासन के लिए तेज़ी से आवश्यक बना जा रहा है। ये सब है। अन्य तथ्य इसमें लिखे हैं, उच्च आय वाले देश तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी आय ज़्यादा है वो ज़्यादा जल्दी मतलब उनकी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। मध्यम आय वाले देश अमीर बनने से पहले ही बूढ़े हो जा रहे हैं, अमीर वाली जो स्टेज है वो नहीं आ रही है, यहाँ से सीधे बूढ़ेपन पे जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे और हैं, मूल देशों को विकास के लिए प्रवासन को सक्रिय रूप से प्रबंधित कर देना चाहिए। जो आपका देश है वो प्रवासन को रोके कि बाहर आप मत जाइए, अपने ही देश में बहुत कुछ है करने के लिए। गंतव्य देश अधिक रणनीति रूप से प्रवासन का प्रबंधन भी कर सकते हैं, और जिन देशों में लोग आए हैं उन देशों में प्रवासन अगर लोग कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में है। 3 मई 2023 को जारी किया गया था, और इसके बारे में पूरा कथन यहाँ पे लिखा है कि कब जारी किया गया। 3 मई 2023 को। किसने जारी किया, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। कुल 180 देश शामिल हुए और 21वां इसका संस्करण था। इसमें जो है सूचकांक में शीर्ष 5 देश जो हैं वो नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड है, और निम्नतम देश में ये जो हैं उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। भारत की स्थिति इसमें देख लेते हैं। भारत को जो है 2023 में 161वां स्थान मिला है, जबकि 2022 में 150वां स्थान था। ठीक है, पड़ोसी राज्यों की देख लीजिए, भूटान को 90वां मिला, नेपाल को 95वां, बांग्लादेश को 163वां, यानी कि हम लोगों को 161वां मिला, तो आसपास ही है। पाकिस्तान को 150वां। तो ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये सूचकांक 2002 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। तो आपको पता कौन सा संस्करण है, ये आपको यहाँ पे पूरा बताया 21वां संस्करण है। कौन सा है ये? 21वां संस्करण है। ये भी याद कर लेना, क्वेश्चन में आ जाता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये जो रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये संगठन विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में जानकारी देता है और प्रेस स्वतंत्रता की वकालत करता है। प्रेस स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएँ, किसी के सामने कह पाएँ। ठीक है, अगला है विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट जो है वो आया है। तो सैन्य की जो खर्चों की रिपोर्ट है वो है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो कब जारी हुई, ये अप्रैल 2023 में। किसके द्वारा जारी की गई? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं। अन्य तथ्य इसमें कुल 40 देशों का आंकड़ा तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व सैन्य खर्च बढ़कर 3.7% बढ़ गया है, और रिकॉर्ड जो है 2240 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। 2022 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है।
तो ये पूरा यहाँ पे लिखी है। विश्व का जो सैन्य खर्च है उसके बारे में 2013 से 22 तक के बीच में 19% की वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2015 के बाद प्रति वर्ष बढ़ता ही गया है। ठीक है, जो सेनाओं के लिए खर्चा किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। भारत का देखिए ये बिलियन जो खर्च है 81.4 है और जीडीपी के प्रतिशत में 2.4 है भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये देख लीजिए। अब आर्थिक परिदृश्य में आ जाते हैं। आर्थिक परिदृश्य का मतलब यहाँ पर पूरा आर्थिक से रिलेटेड है, इकोनॉमिकली। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना मिड 2023 रिपोर्ट, ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब क्वेश्चन जो हैं बहुत अलग टाइप के आते हैं। मत सोचिएगा इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वीडियो का एग्ज़ाम देखिएगा करंट अफेयर का तो आपको पता चलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, ये 2023 में वैश्विक विकास दर जो है वो 2.3% रहेगी और 2024 में 2.5%। भारत की विकास दर अनुमानित है ये 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% बोल रहे हैं। ठीक है, ये है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का विकास 2023 में 1% और 2024 में 1.2%। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी विकसित होते हैं ना, इसलिए तो ये सब लिखा है। अब यहाँ पर इसके बारे में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मिड 2023 की रिपोर्ट जारी कब की गई? 16 मई 2023 को। किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर इकोनॉमिक एनालिसिस के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के बारे में यहाँ पे आ रहे हैं। तो एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एडीबी द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो वो है पाकिस्तान। कौन बन गया है? पाकिस्तान बन गया है। यहाँ पे पूरा दे रहे हैं। ये एडीबी को आप जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ठीक है, और ये 24 अप्रैल 2023 को इसकी रिपोर्ट हुई। किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक, वही एडीबी के द्वारा। इसके अनुसार क्या है कि 40 देशों ने 31.8 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया गया 40 देशों को, और ये ऋण एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उभरते और वर्तमान संकटों से निपटने के लिए प्रदान किया गया, जिसमें 2.67 बिलियन डॉलर का रियायती ऋण शामिल है। ठीक है, टोगो में ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 10.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को आपातकालीन सहायता दी गई। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर भारत, ये पूरा यहाँ पर लिखा है, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम को एक परियोजना के तहत मदद दी गई जिसमें 5000 से अधिक छोटे किसानों को वित्त पोषण के माध्यम से सहायता मिलेगी। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका में महिलाओं, लड़कियों और ज़रूरतमंदों की खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई। अब आ जाते हैं एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी जो है, इसकी स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय जो है इसका मनीला, ये जो है मनीला फिलीपींस में है। सदस्य इसके 68 हैं और अध्यक्ष जो हैं इसके मतासुगु असाकावा हैं जापान के। ठीक है, तो ये एशियाई एडीबी की यहाँ पर पूरी आपको जानकारी मिल गई। 1966 में इसकी स्थापना हुई और इसके मुख्यालय याद कर लेना कि मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष मतासुगु असाकावा जापान के। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाते हैं विश्व के 10 उच्च भुगतान वाले एथलीटों की सूची। एथलीट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर पूरा दिया है कि 2 मई 2023 को फोर्ब्स के द्वारा 10 उच्च भुगतान वाले एथलीटों के लिए, पेड जो एथलीट हैं उनकी सूची जारी की गई। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉलर 136 मिलियन डॉलर की राशि दी जाती है। तो ये सब इसमें लिखा है। मेसी जो है लियोनेल मेसी, और रोनाल्डो से रिलेटेड अभी टॉप 10 की जो वीडियो गई है करंट अफेयर की, उसमें एक क्वेश्चन है, उसको जाके देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होने वाला है, उसको आप देख लीजिएगा। ये सब ये यहाँ पर एथलीट जितने भी हैं इनको कितना पैसा दिया जाता है, किस किस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए सब जो हैं। तो 2023 की सूची में शीर्ष में 3 फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर हैं जबकि 2022 में वो तीसरे स्थान पर थे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे रखना, तीनों फुटबॉलर शीर्ष पर हैं। ठीक है, रोनाल्डो पहले तीसरे स्थान पे, अब ये पहले स्थान पे हो गए, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर है रेल विकास निगम लिमिटेड को। किसको दिया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड को। अब यहाँ पे दिया है पूरा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2023 में 26 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी हो गया। अब नवरत्न कंपनियों में किसे दिया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड को 13वां ये नवरत्न
कंपनी हो गई है, 13वीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नवरत्न का दर्जा सीपीएसई कंपनियों की उनकी नेट मूल्य, लाभदायकता, रोड मार्ग, अन्य संचालन, वित्तीय मापदंड, विभिन्न चीज़ें देखकर प्रदान किया जाता है। 21-22 में रेल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक कारोबार 19,381 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ कितना लिखा है 1,087 करोड़ रुपए था। आरबीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक मिड कैप कंपनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड को सितंबर 2013 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था और अब इसे नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेलवे वगैरह की वैकेंसी आएंगी तो उनमें भी आ सकता है। तो ये नवरत्न, भारत की नवरत्न कंपनी देखो, ये 13वीं नवरत्न कंपनी यहाँ पे आ गई, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो 13 ये नवरत्न कंपनियाँ यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ये सब देखिए, ये सब यहाँ पर दी हुई हैं। 13 टोटल हमारे पास नवरत्न कंपनियाँ हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, ये देखिए, ये तो उसमें आया था केंद्रीय बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हुई थी, तो उसके लिए मेडिकल कॉलेजों के साथ सह अवस्थिति में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए पैसे की बात हो रही, कितना पैसा जो है लगेगा, तो इसमें लिखा है, इसका उत्तर है 1,570 करोड़ रुपए इसमें लगेगा। तो ये पूरा नगर नर्सिंग होम बनेंगे और पूरा ये लिखा है प्रति वर्ष लागत में इतने रुपए नर्सिंग स्नातक कार्यबल से जुड़ेंगे और ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये तो उससे करंट अफेयर की वीडियो एक पुरानी पड़ी हुई है चैनल पर, जो केंद्रीय बजट से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें दिया है। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 मेडटेक। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गांधीनगर में आयोजित किया गया। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है, आप सबको पता है, गांधीनगर गुजरात में। इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 18 से 20 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जाएगा, अभी गया नहीं है। भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय एकता वो एक्सपो है। ये किसके द्वारा, फार्मास्यूटिकल विभाग और उद्योग संघ गुजरात के द्वारा देश में चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास और वैश्विक स्तर पर इनके संभावित योगदान के अवसर जुटाना और सहयोग की संभावनाओं को पता लगाना, ये सब इसका काम होगा। इसके साथ ही G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, यहाँ पर पूरा लिखा है, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 17 से 19 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में निर्धारित की गई है। ठीक है, G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा पूरा। G20 पर्यटन एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ, तो पर्यटन एक्सपो जो है जयपुर में आयोजित हुआ। जयपुर वैसे भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पर देखने योग्य चीज़ें बहुत चीज़ें हैं। तो ये कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में। कब, 23 से 25 अप्रैल 2023 के मध्य में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, पर्यटन एक्सपो का जयपुर में। परिणाम क्या निकला कि पहला स्थान जे दीपन चक्रवर्ती को मिला पर्यटन से रिलेटेड, दूसरा स्थान अजर मिर्जेव अजरबैजान को मिला और तीसरा स्थान जो है फिर भारत को मिला, राहुल BS को। इसके साथ ही ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार, ठीक है, ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार के 12वें संस्करण का भी आयोजन किया गया। GDIB भारत में अंतगामी पर्यटन के सबसे बड़े आयोजकों में से एक है। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में इसका सह आयोजक भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और आज वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका आयोजन कब से किया जा रहा है, 2008 से किया जा रहा है इस पर्यटन एक्सपो का। ठीक है, G20 इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि G20 जो है शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ हो रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय, ठीक है, AIIB का, ठीक है, बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका जो है पहला विदेशी कार्यालय जो है आबू धाबी में खोला गया है। ठीक है, यहाँ पूरा इसमें दिया हुआ है, ये देखिए आबू धाबी कहाँ पे है, UAE में है, यहाँ पे खोला गया पहला, और मध्य पूर्व और विश्व में एक रणनीतिक गंतव्य के रूप में काम करेगा। ये कार्यालय सतत आर्थिक विकास हासिल करने हेतु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा। ठीक है,
और इस संबंध में मेजबान सदस्य समझौता हस्ताक्षरित हुए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मध्य 19 अप्रैल 2023 को जो है हस्ताक्षर हुए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि AIIB क्या चीज़ है। तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और वर्तमान में इसमें 106 जो हैं स्वीकृत सदस्य हैं, देश जो जुड़े हुए हैं, स्वीकृत सदस्य देश। और ये 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बस वही आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, संपत्ति बनाना और बुनियादी ढांचे को विकास प्रदान करना, इस सब के लिए ये बैंकें बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो इसके बारे में पूरा कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इसका, तो इसका उत्तर है जोगी घोपा। कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है? जोगी घोपा। और जोगी घोपा जो है वो है आसाम में, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, मई 2023 को केंद्रीय पत्तन यानी कि जो पोर्ट होते हैं, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसके निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। पार्क में घाट का निर्माण कार्य जो है 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, घाट बनेंगे। अब इसके बारे में, इस पार्क को सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना है पूरी, जैसे ही पूरा भारत है और पूरी भारत चारों ओर से जितने पत्तन हैं सबको एक दूसरे से संबंधित बनाना। ठीक है, किनारे किनारे से जो पूरे मार्ग हैं भारत की बाउंड्री से समझ लीजिए आप। 693.97 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये पार्क जल, सड़क और रेल हवाई मार्ग से सीधा संबंध प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस पार्क को याद रखिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, इसको याद रखना, इसका निर्माण, इस पार्क का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? असम क्या है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, आपको पता है, उसके किनारे 317 एकड़ भूमि में किया जा रहा है। तो नदी भी आपको पता चल गई कि किस नदी के किनारे किया जा रहा है। और जब यहाँ पे आपको खुद ही समझ में आ रहा है, जब पोर्ट वगैरह से रिलेटेड है और घाट वगैरह से रिलेटेड है, तो किसी नदी के किनारे तो ये बनी रहा होगा। ठीक है, अगला है G20 देशों के वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक। ठीक है, G20 जो देश हैं, जितने भी देश इसमें G20 में जुड़े हुए हैं, उनके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक 2023 में कहाँ हुई? तो बेंगलुरु में हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुई। अब इसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 24 से 25 अप्रैल के बीच हुई। ठीक है, G20 की अध्यक्षता के तहत भारत ने इसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में सह अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री है हमारी, और RBI के गवर्नर कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन थे इस बैठक में? जो हैं, आपको पता ही है कि जितने G20 के सदस्य देश हैं उनके वित्त मंत्री और उसके साथ साथ केंद्रीय बैंकों के गवर्नर जो थे वो यहाँ पर थे। इसके बाद लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इस यहाँ पर पूरा लिखा है, ये देखिए, लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 जारी किया गया अप्रैल 2023 में विश्व बैंक के द्वारा। 139 इसमें देश शामिल थे और शीर्ष पर जो थे सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये तीनों स्थान तीसरे स्थान पर थे। चारों देश, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये तीसरे नंबर पे थे। सिंगापुर नंबर 1 पे और फिनलैंड नंबर 2 पे, और लास्ट में ये है लीबिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, ये सब। ठीक है, भारत की स्थिति जो है, भारत 2023 में 38वें स्थान पे है, जबकि 2018 में 44वें स्थान पे था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर इसके बारे में क्या है, पूरा ये जो 6 घटक लिखा है, ये सूचकांक निम्न 6 घटकों के माध्यम से देशों का विश्लेषण करता है, फिर उन्हें रैंकिंग करता है। सीमा शुल्क क्या है? कस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, समयबद्धता, इंटरनेशनल शिपमेंट, लॉजिस्टिक क्या है? कॉम्पिटेंस, और ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, ये सब जो है व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की क्या क्या सूचकांक है इस यहाँ पर उनका, तो इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, जितना हमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर पढ़ना है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, जो कोस्ट होते हैं किनारे समुद्र के, NTC, WPC, IITM, इनके बारे में पूरा पूछ रहे हैं, ये लिखा है। तो ये इसका उद्घाटन स्थल जो है
वो चेन्नई तमिलनाडु। इसके डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन जो है वो 24 अप्रैल 2023 को किया गया और इसे स्थापित किया गया IIT चेन्नई में। इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने। ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में पूरा NTCWPC जो है क्या है, संस्थान के निर्माण की लागत जो है 77 करोड़ रुपए आएगी और इस संस्थान को जो स्थापित बताई दिया कहाँ पे किया जाएगा, IIT चेन्नई में। और इस संस्थान की स्थापना वही सागरमाला कार्यक्रम जो मैंने आपको बता दिया, जितने भी हमारे समझ लीजिए इंडिया का जो नक्शा उसके जितने भी पोर्ट हैं और सब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा। तो किस देश की रिजर्व बैंक ने अपनी जो स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी की है? तो इसका उत्तर है जिम्बाब्वे ने। ये देखिए, जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक ने इसको जारी किया 23 अप्रैल 2023 को स्थानीय मुद्रा को जो है स्थिर रखने के लिए। और इसमें दक्षिण अफ्रीकी ये देश है जिम्बाब्वे, इसकी राजधानी हरारे है, राष्ट्रपति इसके इमरसन म्नांगाग्वा हैं और जिम्बाब्वे डॉलर इसकी मुद्रा है। पूरा यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे का मुख्यालय हरारे जिम्बाब्वे में है और 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर और अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर जॉन पी मंगूडिया हैं इसके जिम्बाब्वे के। ठीक है, अब वैज्ञानिक परिदृश्य और रक्षा और विज्ञान जो इनके बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है और ये जो सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई अगर आपको अपनी राय देनी है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।